हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ रेंट। तो लेट्स रीड आउट कि रेंट क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। रेंट इज़ यूज्ड फॉर दैट पेमेंट विच इज़ मेड रेगुलरली फॉर अ फिक्स पीरियड फॉर द यूज़ ऑफ सर्विस ऑफ गुड, फॉर एग्जाम्पल हाउस, शॉप, फर्नीचर, क्रॉकरीज एट्सेट्रा। तो रेंट क्या होता है? रेंट होता है जब भी हम फिक्स पीरियड के लिए किसी भी चीज़ को, जिसमें कि हाउस, फर्नीचर, क्रॉकरीज, इन सब को यूज़ करते हैं, तो जो पेमेंट हमें देनी होती है उसे कहते हैं रेंट। In economics, the term rent is applied for the payment made for factor of production which are imperfectly elastic, supplies with land as the main example। तो अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो रेंट क्या होता है? रेंट होता है जब हम किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कुछ भी चीज़ें जो थोड़ी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उन पे जो पेमेंट करते हैं उसे हम रेंट बोलते हैं। इसका मेन एग्जांपल है लैंड। तो लैंड परफेक्टली इलास्टिक कैसे है? ये परफेक्टली इलास्टिक ऐसे है क्योंकि डिमांड जितनी मर्जी हो जाए, सप्लाई लैंड की नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि लैंड तो ऑलरेडी कट चुकी है ना। लैंड ऐसा नहीं है ना कि पेड़ की तरह की बीज बो दिया तो लैंड उग गई, नहीं। जो लैंड है वो ऑलरेडी बन चुकी है और वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो इसकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। तो अब हमारी जो रेंट की बात है, ये दो तरह के रेंट होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट रेंट, एक तो होता है इकोनॉमिक रेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट रेंट कौन सा होता है? इट इज़ द पेमेंट विच इज़ मेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड देयर ऑन प्री डिटरमाइंड कंडीशन। तो कॉन्ट्रैक्ट रेंट कौन सा होता है कि मान लीजिए कोई लैंड है, उस पर बनी है ट्यूबवेल, तो हमें लैंड का भी रेंट आ रहा है और ट्यूबवेल का भी रेंट आ रहा है। तो ये जो 1 और 2 रेंट है, इन दोनों को मिला के बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेंट। उसके बाद इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेंट विच इज पेड फॉर द यूज़ ऑफ द सर्विस ऑफ लैंड अलोन। वेयर एज जो लैंड है, अगर हम सिर्फ लैंड का रेंट काउंट करेंगे तो उसे कहेंगे इकोनॉमिक रेंट विच इज पेड फॉर द यूज़ ऑफ सर्विस ऑफ लैंड अलोन, जिसमें सिर्फ लैंड की बात हो रही हो। इकोनॉमिक रेंट इज ऑल्सो रेफर टू एज सरप्लस बिकॉज इट इज रिसीव बाई लैंडलॉर्ड विदाउट एनी एफर्ट, सो इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक सरप्लस। जो इकोनॉमिक रेंट होता है उसे सरप्लस और इकोनॉमिक सरप्लस भी कहते हैं, क्योंकि देखो अगर ट्यूबवेल के रेंट की बात करें तो वो हमें कैसे रिसीव हुआ है? हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करी है, लेबर्स लगाए हैं, बहुत ज़्यादा खुदाई करी है, मेहनत करी है, ट्यूबवेल लगाई है, तो जो उसका रेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट रेंट होगा। पर लैंड है, लैंड में तो हमने कोई मेहनत नहीं करी ना, हमने सिर्फ पैसे देके वो लैंड खरीदी है, तो लैंड में कोई मेहनत नहीं है। इस वजह से जो लैंड का रेंट होगा उसे कहेंगे इकोनॉमिक रेंट और सरप्लस, क्योंकि जो हमें रेंट आ रहा है वो बिना मेहनत करे आ रहा है। लैंड की तो कोई मेहनत नहीं लगी ना, ट्यूबवेल में मेहनत लगी है पर लैंड में कोई मेहनत नहीं लगी, ये नेचुरल गिफ्ट है हमारा। तो इसलिए जो लैंड से हमें रेंट मिलेगा उसे कहेंगे इकोनॉमिक रेंट, और जो लैंड और ट्यूबवेल दोनों से मिलेगा उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेंट। तो ये था आपका बेसिकली कि रेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेंट। अब पढ़ते हैं कि कितने तरह के रेंट होते हैं, वो तो सिर्फ एक बेसिक टर्म थी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेंट: इकोनॉमिक रेंट, ग्रोथ रेंट, स्कार्सिटी रेंट, डिफरेंशियल रेंट एंड सिचुएशन रेंट। तो इकोनॉमिक रेंट कौन सा होता है? पेमेंट मेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड ओनली इज कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, जो सिर्फ लैंड के यूज़ के लिए हो सिर्फ, उसे कहेंगे इकोनॉमिक रेंट। Economic rent refers to the payment for the use of land only. It is called surplus because it emerges without any effort of landlord. बिना लैंडलॉर्ड को मेहनत करे मिल जाता है, इसलिए इसे सरप्लस रेंट भी कहते हैं। उसके बाद ग्रोथ रेंट। ग्रोथ रेंट क्या होता है? ग्रोथ रेंट refers to the rent which is paid for the service of land and the capital invested on it, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसे जो ग्रोथ रेंट होती है वही होता है जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस पे जब हमें रेंट मिलता है। इट कंस्टिट्यूट ऑफ ग्रोस रेंट। जो ग्रोथ रेंट होता है ग्रोस रेंट में काउंट होता है। ग्रोस रेंट में क्या क्या काउंट होता है? इकोनॉमिक रेंट भी काउंट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड एंड रिवॉर्ड फॉर अ रिस्क। जो इकोनॉमिक रेंट होता है ये तो वही होता है जो सिर्फ लैंड के लिए मिला हो, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टेड ये होता है जैसे कि हमने वेल कर दिया या बिल्डिंग खड़ी कर दी, या रिवॉर्ड ऑफ रिस्क पे होता है जो भी हम लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए पैसे लगाते हैं उसे बोलते हैं रिवॉर्ड फॉर रिस्क। ऑलराइट, उसके बाद स्कार्सिटी रेंट। स्कार्सिटी रेंट क्या होता है? द मेन कॉज ऑफ इमरजेंस रेंट इज स्कार्सिटी ऑफ रेंट। स्कार्सिटी ऑफ रेंट का क्या मतलब होता है? हमें लैंड पर रेंट क्यों मिलता है? क्योंकि वो स्कार्सिटी में। स्कार्सिटी मतलब जब किसी चीज़ की कमी हो। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ लैंड बीइंग लेस देन इट्स डिमांड। क्योंकि देखो जो लैंड है उसकी सप्लाई कम है पर उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा?
एक स्कार्सिटी रेंट पे मतलब जो लैंड है उसकी थोड़ी स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी में क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है बट सप्लाई कम होती है। तो क्योंकि आप देखो, जिसके पास लैंड है वो तो बहुत खुश होगा कि हाँ हमारे पास लैंड है, हमारे पास बहुत ज़्यादा रेंट आएगा, तो वो उस पर ज़्यादा चार्जेस भी कर सकता है। तो जो रेंट हमें उसकी स्कार्सिटी की वजह से मिलता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, इसलिए हमारे पास वो चीज़ है और जो ज़्यादा बिक रही है उसे कहते हैं स्कार्सिटी रेंट। Then price paid for the use of homogeneous land when its supply is limited in relation to demand and land is inelastic। जब जो लैंड है वो थोड़ी इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मतलब कि जो उसकी सप्लाई थोड़ी कम है, वो हम जैसे डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हम सप्लाई इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लैंड ऑलरेडी कट हो चुकी है। उसके बाद आएगा फोर्थ, डिफरेंशियल लैंड। अब इसकी क्या बात करते हैं कि जो रेंट अराइज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ अब लैंड। कि देखो जो लैंड है वो दो तरह की होती है, एक होती है फर्टाइल लैंड, एक होती है लेस फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड कौन सी होती है, जिसपे जो खेती करेंगे तो उससे हमारा ज़्यादा धन उगेगा। उसके बाद सम लैंड इज़ मोर फर्टाइल एंड सम लैंड इज़ लेस फर्टाइल। कुछ ज़्यादा फर्टाइल होती है, कुछ कम फर्टाइल होती है। व्हेन फार्मर्स आर कंपेल्ड टू कल्टिवेट लेस फर्टाइल देन द ओनर ऑफ मोर फर्टाइल एंड गेट रिलेटिवली मोर प्रोडक्शन, दिस सरप्लस रिलेटिवली मोर विद द अराइज ऑफ ड्यू टू डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो बस दो तरह की लैंड है, एक है ज़्यादा फर्टाइल, एक है कम फर्टाइल। जिसके पास कम फर्टाइल लैंड होगी उसका जो प्रोडक्शन होगा वो थोड़ा कम होगा, जिसकी लैंड ज़्यादा फर्टाइल होगी उसका प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसको थोड़ी ज़्यादा इनकम रिसीव होगी रेदर देन लेस फर्टाइल वाली लैंड से। तो इसका डिफरेंशियल रेंट में क्या आता है कि फर्टिलिटी के बेस्ड पर हमें जब रेंट मिलता है, अब राम एंड श्याम, एक के पास है ज़्यादा फर्टाइल वाली लैंड, एक के पास है कम फर्टाइल लैंड, तो फिर राम को ज़्यादा रेंट मिलेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, क्योंकि वो इतनी ही एकड़ ज़मीन उससे ज़्यादा धन उगा पा रहा है। उसके बाद फिफ्थ, सिचुएशन रेंट। रेंट ऑल्सो अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन सिचुएशन। जब सिचुएशन के बेस पर हमारा रेंट मिलता है तो उसे कहते हैं सिचुएशन रेंट। विच आर सिचुएटेड नियर टू टाउन एंड मंडीज अर्न मोर रेंट। जिनके फील्ड मंडीज़ के या टाउन्स के ज़्यादा पास होता है उन्हें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है। बिकॉज प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कैन बी कैरी टू टाउन एट वेरी लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब मान लीजिए किसी का घर है 1 किलोमीटर, किसी का घर है 10 किलोमीटर। जो 10 किलोमीटर वाला घर है उसे टैक्स देना पड़ रहा होगा, उसे पे करना होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो रेंट पे ऐसे डिफरेंस करता है तो उसकी आ जाती है सिचुएशन रेंट। अगर आप मंडी में बेचने के लिए धन को एक फील्ड ढूंढ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप वही फील्ड लेंगे जो मंडी के ज़्यादा पास होगा, जिससे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी। करते हैं थ्योरीज ऑन रेंट। जो रेंट है उसके ऊपर 2 थ्योरीज आई हैं, एक है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, एक है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। अब ऑर्डर वाइज पढ़ते हैं कि किसकी थ्योरी ने क्या स्टेट करा है। तो सबसे पहले आ गई रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, इसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट भी कहा गया है। रेंट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड। कि रेंट क्या है, जितना भी प्रोड्यूस जो अर्थ पर होता है उसकी पेमेंट जब हम करते हैं और लैंडलॉर्ड को देते हैं तो उसे कहते हैं रेंट फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल। यस, जो हमने उसको सॉइल की पावर यूज़ करी है और जो हमने ओरिजिनल यूज़ किया है उसके कंपनसेट में हम उसको देते हैं। द पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ लैंड विच इज़ गिवन टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड रेंट। सेम बात है कि जितना भी हम अर्थ से ग्रो करते हैं प्रोडक्शन, उतना जब हम लैंडलॉर्ड को देते हैं तो उसे रेंट कहा गया है। नाउ अब पढ़ते हैं अजम्पशंस ऑफ रिकार्डियंस थ्योरी। तो जो रिकार्डियंस थ्योरी है वो हम तभी पढ़ेंगे जब हम ये सारी चीज़ें अज्यूम कर लेंगे, मतलब कि हम जब उस थ्योरी को पढ़ेंगे तो हमें ये सब चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलनी है। तो पहला है देयर इज़ डिफरेंस इन दी फर्टिलिटी ऑफ लैंड। इसका मतलब है कि फर्टिलिटी में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब कि जो भी चीज़ उगेगी ज़मीन से उसकी फर्टिलिटी अलग है। मतलब कि मान लीजिए कोई ए लैंड है और कोई बी लैंड है, तो जो ए लैंड है उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा है तो जो उसका प्रोडक्शन होगा वो थोड़ा ज़्यादा महंगा बिकेगा रेदर देन बी। तो ये होता है फर्टिलिटी का डिफरेंस। सेकेंड, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंटायर इकॉनमी सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड। अगर हम पूरी इकॉनमी की बात करें, जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो फिक्स्ड है, सप्लाई नहीं बढ़ सकती है चाहे डिमांड जितनी मर्जी बढ़ जाए। थर्ड, लैंड हैज़ ओनली वन यूज़ दैट इज़ कल्टीवेशन। जो लैंड है वो सिर्फ कल्टीवेशन के लिए यूज़ होती है, वो घर बनाने के लिए यूज़ नहीं होती है, सिर्फ उस पर खेती ही होगी।
फोर्थ, देयर इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट। जो प्रोडक्ट मार्केट है वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है। इसका मतलब है कि जो पूरी की पूरी मार्केट है वो सिर्फ एक ही चीज़ें बेचती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, और एक ही प्राइस पे बेचती है। फिफ्थ इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स इन एग्रीकल्चर। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का क्या मतलब है कि जो मान लीजिए एक ऑनर है वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाता है अपनी लैंड पे, पर जब वो ज़्यादा ही लेबर लगा लेगा तो जो उसका प्रोडक्ट है वो थोड़ा कम आने लगेगा और उसकी जो सेल्स है वो थोड़ी गिर जाएगी, मतलब इसका डिमिनिशिंग रिटर्न है। सिक्स, देयर एग्जिस्ट मार्जिनल और नो रेंट लैंड इन द इकॉनमी। जो इकॉनमी है वहाँ पे मार्जिनल और नो रेंट लैंड भी है। नो रेंट लैंड हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि जिस लैंड से हमें फर्टिलिटी से कोई फ़ायदा नहीं होता, जहाँ पे हमें कोई पैसे नहीं मिलते, उसे कहते हैं नो रेंट लैंड। सेवेंथ, लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी। कि जो लैंड है वो फर्टिलिटी के हिसाब से चल रही है। जो ज़्यादा फर्टाइल होगी लोग उस पर ज़्यादा काम करेंगे, जो कम फर्टाइल होगी लोग उस पर काम ही नहीं करेंगे। देन 8, फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज़ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। कि मतलब जो फर्टिलिटी है लैंड की वो एकदम ओरिजिनल है और मतलब बिना फर्टिलाइजर्स वगैरह के है। 9th इज़ डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। की जो डिमांड है वो बढ़ रही है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ती है, जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। अगर पॉपुलेशन ही इंक्रीज़ नहीं होगी तो हमारी डिमांड भी नहीं बढ़ेगी। सेम उसी तरह जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनकी डिमांड भी तब बढ़ती है जब वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है। 10th इज़ कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लेबर स्पेंड ऑन इट। की जो कॉस्ट है एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है उसकी जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड करता है कि उस पर लेबर्स कितने, अगर ज़्यादा लेबर लगे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में तो वहाँ पर उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, बट अगर उतने लेबर नहीं लगे हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी कम होगी। तो ये सब थे आपके जितनी भी अजम्पशंस थी। अब हम रिकार्डेंस थ्योरी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसके स्टेटमेंट्स हैं। तो इसकी क्या स्टेटमेंट है, The difference in fertility is the measure of rent. For example, there is A grade land and B grade land. A grade land produce 10 quintals whereas B grade land produce 50 quintals. So rent is 50. तो इसकी क्या स्टेटमेंट है कि जो रेंट है वो स्कार्सिटी की वजह से आता है। स्कार्सिटी का क्या मतलब था कि जब किसी चीज़ की कमी होती है तो उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है। और मान लीजिए अगर दूध बहुत कम है इस दुनिया में तो दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में ख़रीदेंगे। तो वहीं पे जो लैंड है वो सिर्फ स्कार्सिटी की वजह से है कि लैंड बहुत कम है तो इसलिए लोग उसके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि लैंड सबको ही चाहिए होती है। जो डिफरेंस होता है स्कार्सिटी की वजह से उसे लैंड का रेंट बोल दिया जाता है। जैसे कि वहाँ पे दो तरह की लैंड है, एक है ए ग्रेड लैंड और दूसरी है बी ग्रेड लैंड। तो मान लीजिए ए ग्रेड लैंड ने 10 क्वांटल्स प्रोड्यूस दिया है और बी ने दिया है वो सिर्फ 50 क्वांटल्स दिया है, तो इनका डिफरेंस कितना है 50। तो मतलब कि जो ग्रेड ए लैंड है वो थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से बिकेगा रेदर देन बी लैंड। तो जो स्टेटमेंट है इस थ्योरी की वो हमें बताती है कि जो लैंड है कि जो रेंट है वो स्केर्सिटी से ही आता है। तो अब इसके पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। की रेंट निकालने के हमारे पास दो टेक्निक होती है, एक होती है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, एक होता है इंटेंसिव कल्टीवेशन। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट इज रेंट इन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है, रेफर्स टू कल्टीवेशन वेयरिंग मोर लैंड इज यूज्ड इंक्रीज प्रोडक्शन, एक्सेसिव कोल्ड रेंट एंड मोस्ट इन्फ्यूरिड कोल्ड नो रेंट लैंड। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड का जो है वो यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है वो पहले 10 लेबर काम करता था 1 हेक्टेयर ज़मीन पे, तो अब उसने ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करा, उसने 2 हेक्टेयर ज़मीन ले ली है, विद वो लेबर भी बढ़ा सकता है, वो उसकी चॉइस है। तो इसका एक एग्जांपल होता है, एक लैंड है A B C D, इसका जो प्रोड्यूस है वो है 10, इसका 20, इसका 30, इसका 40। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो D वाले का आएगा इतना, B वाले का इतना, C वाले का इतना एंड A वाले का इतना। तो जो D है मतलब जो D है इसका हाईएस्ट कितना है, इन सब के जितना। तो जो D होगा ये होगा सबसे ज़्यादा इन्फीरियर, मतलब इसकी जो लैंड होगी इसे नो रेंट लैंड कहेंगे, और जो इसके ऊपर का ये सारा होगा ये होगा हमारा रियल रेंट, कि हमारा जो रेंट है वो कितना है। जो रेंट होगा इसका 0 होगा और जो इनका डिफरेंस होगा वो होगा मेन, की जो सरप्लस से हम नेक्स्ट वाले का माइनस कर देंगे सारा। उसके बाद जो होगा
डिफरेंस को, तो वो हो जाएगा हमारा मेन रेंट। तो ये था हमारा मोस्ट इन्फीरियर, इसकी जो आउटपुट होगी ये होगी हमारी नो रेंट लैंड। बाकी जो ये है ये हमारा मेन मतलब, और जो ये हमारी जो ए है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगी क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। देन रेंट इन intensive cultivation. Intensive cultivation refers to that cultivation where to increase production more and more units of labor capital are employed on a given period of land. Intensive cultivation में क्या होता है, जब कोई फील्ड में होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर कैपिटल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर वो जितने ज़्यादा लोगों को लाएगा, पहले तो जो आउटपुट होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा पर एट डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि operation of law of diminishing return. A farmer will given a plain more and more unit of labor and capital on this land still as time as the price of marginal output become equals to marginal cost. अब इसमें देखो क्या होगा, अब इतनी ज़मीन है, पहले वो इसमें 10 लेबर ला रहा था तो हमारा 100 आउटपुट हो रहा था, पर अब उसने मान लो 50 आ गया तो तब वो बहुत ही ज़्यादा, मान लीजिए 30 या 20 पे आके रुक जाएगा। क्योंकि अब देखो इतनी सी ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाओगे तो मान लीजिए उस ज़मीन को ज़रूरत है सिर्फ 2 लोगों की, अब वहाँ पर काम कर रहे हैं 10 लोग, तो वो जो आउटपुट होगा वो घट जाएगा। क्योंकि एक तो मालिक की जेब से पैसा ज़्यादा जाएगा क्योंकि उसे वेजेस देनी है लेबर्स को, पर जो लोग होंगे, जो एक्स्ट्रा लोग होंगे वो काम करेंगे ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, जो मार्जिनल आउटपुट है वो हमारा इक्वल हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट के, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट के, जिसका हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने के बाद भी हमारा जो रिटर्न है वो ज़्यादा अच्छे से बन नहीं पाता। अब पढ़ते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स होता है मतलब कि ये जो हमारी रिकार्डसन्स थ्योरी ऑफ रेंट है ये हर किसी ने अच्छी या सच्ची नहीं बताई है, इसमें किसी ना किसी ने कोई कमी निकाल दी है और ये कहीं हिसाब से थोड़ी ज़्यादा हद तक गलत भी है। तो अब इसे थोड़ा ऑर्डर वाइज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज़ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज़ नाइदर ओरिजिनल नॉर इंडस्ट्रियल। मतलब कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कोई ओरिजिनल नहीं है। अगर आप लैंड में इरीगेशन, मैन्योर्स, पेस्टिसाइड फैसिलिटीज़ इन सबको नहीं दोगे तो जो लैंड है वो अच्छे से काम कर ही नहीं पाएगी। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड, हिस्टोरिकली रॉन्ग। अब हिस्टोरिकली रॉन्ग कैसे है कि मान लीजिए कोई भी जो फर्टाइल है वो ऑटोमेटिक कल्टीवेशन में नहीं आई है, जो अच्छे से फर्टाइल लैंड होती है। जो फर्टाइल लैंड होती है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट ने कवर अप करी हुई है। तो जो हमारे पास जितनी भी लैंड है हमारी मॉडरेट फर्टाइल लैंड है। थर्ड इज़ मार्जिनल और नो रेंट लैंड। कोई भी लैंड नो रेंट लैंड होती ही नहीं है। अगर हम किसी भी ज़मीन पे काम करते हैं तो उससे हमें जो प्रोडक्शन मिलता है वो कॉस्ट वाला होता ही होता है। देन रेंट इज़ नॉट ड्यू टू फर्टिलिटी बट ड्यू टू स्कार्सिटी। इन्होंने बोला कि जो रेंट है वो फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी फर्टिलिटी है, कितनी कैसे है, कितना अच्छा प्रोडक्शन है, कितना महंगा वो बिकेगा, नहीं, बल्कि जो रेंट होता है वो स्कार्सिटी की वजह से होता है। मान लीजिए अगर दुनिया में सबके पास जितनी मर्जी चाहे उतनी रेंट होती, लैंड होती, तो कोई क्यों ही उसका रेंट देता। तो इसका मतलब कि जो रेंट है वो स्कार्सिटी से है। देन फिफ्थ इज रेंट डज एंटर इनटू प्राइस। वो बोलता है कि जो रेंट डज एंटर इनटू प्राइस। तो जो रिकार्डो है वो बोलता है कि जो रेंट है वो प्राइस में इंक्लूड नहीं होता है, बट इन रियलिटी जो रेंट है वो प्राइस में इंक्लूड होता है। देन रेंट इज़ नॉट पेड ओनली फॉर रेंट। जो वो कहता, और फिर वो कहता है कि जो रेंट इज़ नॉट ओनली पेड फॉर लैंड, की जो रिकार्डो है वो कहता है कि सिर्फ जो रेंट है वो सिर्फ लैंड के लिए होता है, बट नहीं, इन रियलिटी हमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कि रेंट उसके लिए पे होता है। इट डज़ नॉट थ्रो प्रॉपर राइट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। ये जो उन्होंने जो दी है वो प्रॉपरली डिटर्मिनेशन नहीं दी है अपने रेंट में। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ को मेंशन करा, वो है फर्टिलिटी, बल्कि फर्टिलिटी सारी चीज़ नहीं होती है। देन डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ड्यू टू इट्स ओरिजिनल फर्टिलिटी। हम डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते कि इन्होंने कितना प्रोडक्शन हमें अच्छा दिया, कितना ख़राब दिया, हम ऐसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। देन एवरी लैंड हैज़ सम फर्टिलिटी। इन्होंने बोला कि कोई रेंट नो रेंट लैंड होती है, ऐसा नहीं होता है, हर किसी के पास थोड़ी फर्टिलिटी तो होती है। देन अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। उन्होंने बोला कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब कि जो सारे लोग हैं मार्केट में वो एक ही चीज़ बेचेंगे एक ही रेट पे। तो ऐसा नहीं होता है, ये मार्केट है रियल लाइफ में थोड़ी इम्परफेक्ट है, हम सब अपने अपने हिसाब से बेचते हैं। देन क्रिटिज़म ऑफ लेबर थ्योरी वैल्यू, इसका थोड़ा क्रिटिसाइज़म भी किया है। देन ट्वेल्थ इज़ इनकम्प्लीट थ्योरी ऑफ रेंट। जो उन्होंने रेंट की थ्योरी दी है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। देन लास्ट इज़ अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ लैंड। उन्होंने बोला कि जो लैंड है वो सिर्फ कल्टीवेशन के लिए यूज़ होगी, बल्कि नहीं, इन रियलिटी लैंड काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। अब पढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट कि जो मॉडर्न थ्योरी है रेंट की वो क्या है। अब 2 थ्योरीज थी, एक होती है रिकार्डियन थ्योरी, सेकंड इज़ मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट क्या कहती है
Economic rent is a surplus which is not peculiar to land alone. It can be part of the income of labor, capital, entrepreneur. अब ये इन्होंने थोड़ा सही बोला, इन्होंने बोला है कि ये हमारा सिर्फ लैंड से ही नहीं मिलता. लैंड जो रेंट होता है उनमें काफ़ी चीज़ों से मिलता है, जैसे कि लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. बेसिकली इट डिफाइन as any payment to factor of production which in excess to its supply to total supply price. जो सप्लाई प्राइस होता है उससे थोड़ा ज़्यादा में हमें मिलता है, उसे कहते हैं रेंट. अब सप्लाई प्राइस क्या होता है? मिनिमम अर्निंग रिक्वायर्ड टू कीप इन प्रेजेंट ऑक्यूपेशन इन इट्स कॉल्ड ट्रांसफ़र अर्निंग. तो मैं बताती हूँ कि क्या होता है. ट्रांसफ़र अर्निंग होता है, मान लीजिए हमारे पास एक जॉब है, उसके लिए हमें मिनिमम अमाउंट मिल रही है, तो जो अमाउंट हमें उस जॉब के लिए रुकने के लिए ज़रूरी होती है उसे कहते हैं ट्रांसफ़र अर्निंग. देन ट्रांसफ़र अर्निंग दैट मिनिमम अर्निंग विच प्रिवेंट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम गेटिंग इटसेल्फ ट्रांसफर टू अनदर ऑक्यूपेशन. मान लीजिए मुझे एक जगह पे मिल रहा है 9,000, तो इन 9,000 सैलरी की वजह से मैं दूसरी जॉब पर नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये है मेरी ट्रांसफ़र अर्निंग. देन रेंट इज सरप्लस इट अराइज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग. अब हमारा रेंट होता है हमारी एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग के जो बीच का जो प्राइस होता है उसके लिए होता है. अब रेंट क्या होता है? एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग. अब इसको थोड़ा सा डेलिबरेटली पढ़ लेते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट. अब जो लैंड है उसके डिटर्मिनेशन के लिए इसने दो चीज़ें दी हैं. एक होता है रेंट ऑफ लैंड, दूसरा जनरल कंसेप्ट ऑफ रेंट एज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग. एक तो लैंड का रेंट कितना है और दूसरा कि हमारी एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग का डिफरेंस. अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट और स्कार्सिटी थ्योरी ऑफ लैंड. अब इसका जो फर्स्ट है उसे पढ़ेंगे, या तो इसे डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट ऑफ लैंड भी कहेंगे या फिर स्कार्सिटी ऑफ रेंट थ्योरी भी. राइट अराइज बिकॉज दिस ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ लैंड इट डिटरमाइन वेयर डिमांड फॉर एंड सप्लाई टू इट्स इक्वल. अब जो हमारी जो रेंट थ्योरी है ये हमें ऐसे बोलती है कि जो हमारा रेंट है वो हमें दो चीज़ों से मिलता है. एक तो स्कार्सिटी से, दूसरा कि हमारा अर्निंग एक्चुअल क्या है और ट्रांसफ़र अर्निंग क्या है. तो पहले की बात करें जो स्कार्सिटी ऑफ रेंट है ये हमें ऐसे मिलता है जहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो सप्लाई से इक्वल हो जाती है. मान लीजिए हमारा कर्व है, ये हमारी डिमांड है जो डाउनवर्ड एंड ये हमारी सप्लाई. तो जब ये इंटरसेक्ट हो जाते हैं तो इस पॉइंट पर आ जाएगा हमारा रेंट. तो अभी डिमांड है कि डिमांड फॉर लैंड क्या है, सप्लाई ऑफ लैंड क्या है. जो डिमांड फॉर लैंड होती है किस चीज़ के लिए होती है? ये वो उसलिए होती है जिससे कि हम अपना प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ कर पाए. अगर हमारी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो हम लेबर्स की भी डिमांड करेंगे, और लेबर्स की डिमांड करेंगे तो लैंड की भी डिमांड करेंगे. देन सप्लाई ऑफ लैंड. जो सप्लाई ऑफ लैंड होती है वो फिक्स्ड होती है, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं. जैसे कि अब ये हमारे पास लेबर है, नीचे सप्लाई है, तो जो सप्लाई है वो हमने फिक्स कर दी है. अब हम डिमांड इतनी कर सकते हैं, इतनी कर सकते हैं, इतनी कर सकते हैं, उसी हिसाब से हमारा जो रेंट है वो डिटरमाइन होता रहेगा. बट जो सप्लाई है हम उसे चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स रहती है. देन सेकेंड इज डिटर्मिनेशन एज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग. कि अब डिटर्मिनेशन देखते हैं कि हमारी एक्चुअल अर्निंग के हिसाब से क्या है और हमारी ट्रांसफ़र अर्निंग के हिसाब से क्या है. रेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग. हमारी एक्चुअल अर्निंग कितनी है और ट्रांसफ़र अर्निंग क्या है. तो ट्रांसफ़र अर्निंग है, हम उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं. रेंट कैन बी पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, बिकॉज दीज फैक्टर विल रेंट ओनली व्हेन देयर सप्लाई इज लेस दैन परफेक्टली इलास्टिक. जो रेंट है हमारा तभी हमें मिलता है जब उसकी जो सप्लाई होती है वो थोड़ी कम होती है, बट जो डिमांड होती है उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है. सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी 3 टाइप. जो सप्लाई होती है वो 3 तरह की होती है. पहली, सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी परफेक्टली इलास्टिक इन केस रेंट इज़ ज़ीरो. हमारी जो सप्लाई होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी जब हमारा जो रेंट होगा वो ज़ीरो होगा. देन सेकेंड, सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी परफेक्टली इन इलास्टिक व्हेन ऑल इनकम अर्न बाय फैक्टर इज कॉल्ड रेंट. और सेकेंड, हमारा जो सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन होगा वो हमारा इन इलास्टिक होगा जब हमारी जो सारी इनकम होगी वो रेंट होगी. थर्ड वन, सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन कैन बी लेस दैन परफेक्टली इलास्टिक इन विच पार्ट इनकम बाय फैक्टर इज ट्रांसफ़र अर्निंग इज कॉल्ड रेंट. और जो ट्रांसफ़र अर्निंग होगी उसे देन रेंट कहेंगे. अब इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहला है रेंट. व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज़ परफेक्टली इलास्टिक. रेंट जो सप्लाई होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी. इसमें क्या होगा, इसमें जो डिमांड फॉर लेबर, जो डिमांड है वो देखो इंक्रीज़ हो रही है 10, 15, 20. ठीक है. अब जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो भी इंक्रीज़ हो रही है 10, 15, 20. और जो एक्चुअल अर्निंग है, एक्चुअल अर्निंग मतलब 10, 10, 10. और जो हमारी ट्रांसफ़र अर्निंग है वो भी हमारी 10, 10, 10 है. तो जो रेंट होगा वो ज़ीरो होगा. देखो, सप्लाई ऑफ अ फैक्टर
इज़ परफेक्टली इलास्टिक व्हेन चेंज इट्स डिमांड एग्जिस्टिंग इज फॉलोड बाय चेंज इन सप्लाई। हमारी अगर डिमांड भी चेंज होगी, सप्लाई भी चेंज होगी, डिमांड के बढ़ने से हमारी सप्लाई भी चेंज होगी, तो उससे हमारी एक्चुअल अर्निंग भी ज़ीरो होगी, मतलब जितनी अर्निंग हमारी ऑलरेडी है, और ट्रांसफर अर्निंग जितनी हमारी चेंजेस के बाद है। अगर हमारी दोनों चीज़ें सेम होंगी तो जो रेंट होगा वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि रेंट क्या होता है, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। हमारी एक्चुअल अर्निंग भी सेम है, हमारी ट्रांसफर अर्निंग भी सेम है, जिसकी वजह से जो रेंट होगा वो ज़ीरो आ जाएगा। देन सेकेंड क्या कहता है, रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक। रेंट जब सप्लाई ऑफ फैक्टर परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, इसमें हमारी एक्चुअल अर्निंग क्या होगी, 10 15 10, और हमारा ट्रांसफर अर्निंग क्या होगा, 0 0 0। तो जो रेंट होगा वो थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा। इसका मतलब सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली इलास्टिक व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज डज नॉट फॉलो एनी चेंज इन सप्लाई। जब हमारी डिमांड चाहे जितनी मर्जी इंक्रीज़ हो जाए, बट हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, तो एक्चुअल अर्निंग हमारी क्या है, 10 15 20। बट ट्रांसफर अर्निंग मतलब चेंज वाली, सप्लाई वाली, तो वो तो चेंज है ही नहीं, तो उसका रेंट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये होती है हमारी ओरिजिनल, जिसमें सप्लाई जो है वो फिक्स्ड रहती है बस डिमांड के चेंज होने से, तो यहाँ पर हमारा रेंट निकल जाता है। देन थर्ड विच इज़ लास्ट, इट इज़ रेंट व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज़ लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। तो इसमें क्या होगा, हमारी डिमांड तो हमारी इंक्रीज़ होगी और जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ होगी, बट जो डिमांड है वो कुछ ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ होगी, पर जो सप्लाई है वो थोड़ी लोअर रेट से इंक्रीज़ होगी। तो डिमांड फॉर लेबर है 10 20 30, 10 10 का डिफरेंस है, बट जो एक्चुअल अर्निंग मतलब सप्लाई है वो हमारी 10 15 20 मतलब थोड़े कम रेट से है। तो जो ट्रांसफर अर्निंग होगी वो कांस्टेंट होगी, और अगर ये कांस्टेंट होगी तो हमारी ये जो है ये भी इंक्रीज़ होगी। अगर इंक्रीज़ होगी तो मान लो पहले सप्लाई यहाँ थी डिमांड ऐसे ऐसे, तो जो सप्लाई का वैसे अपवर्ड हो जाएगा, जो कि एक गलत है। देन अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। अब हमने दोनों थ्योरी पढ़ ली है, अब हम डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेंट इज़ पीसुलियर टू लैंड ओनली। रिकार्डो कहता है कि जो हमारा रेंट है वो सिर्फ हमें लैंड से मिल सकता है, बट जो मॉडर्न थ्योरी है वो कहती है कि हमें इनकम ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फैक्टर, उन सारी चीज़ों से मिलता है। Then second, according to Ricardo, rent is a reward of the original and indistributable power of soil। जो रेंट है हमें वो रिवॉर्ड में मिलता है ओरिजिनल और इंडिस्ट्रिब्यूटेबल पावर की वजह से सॉइल की। और जो मॉडर्न थ्योरी कहती है ये हमें दो चीज़ों से मिलता है, कि जो हमारा एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग के डिफरेंस की वजह से। देन अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन, रेंट डज नॉट इनटू प्राइस, इट इज़ डिटरमाइंड बाय प्राइस। ये बोलता है कि जो रेंट है वो प्राइस में नहीं आता, बल्कि प्राइस इससे डिटरमाइन होता है। और जो मॉडर्न थ्योरी है ये ऐसे बोलती है कि जो रेंट थ्योरी है वो थोड़ी डिफरेंट है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो रेंट प्राइस में नहीं आता है, बट अगर हम इंडस्ट्री की बात करें फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री, ये हमारे प्राइस में आता है। देन फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, मेन कॉज ऑफ इमरजेंसी इज राइज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। कि मेन कोस क्या कहता है रिकार्डियन, की जो रेंट होता है वो हमारी फर्टिलिटी ऑफ लैंड की वजह से आता है। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है वो हमें क्या बोलती है कि ये हमें सिर्फ स्पेसिफाइड एंड परफेक्टली इलास्टिक की वजह से आता है, कि जो स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं हमें उनकी वजह से आता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कॉसी रेंट। कि कॉसी रेंट क्या होता है, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। It refers to the additional income earned by factor other than land who supplies fixed income in short period। ये भी एक रेंट ही होता है, जो एडिशनल इनकम होती है, जो हमें लैंड जैसे कि लैंड को मिलता है उसी तरह मिलता है, पर जो इसकी दो चीज़ें होती है, एक तो फिक्स्ड होता है और ये शॉर्ट पीरियड में होता है। देन द टर्म कॉसी रेंट विल बी यूज्ड इन प्रेजेंट वॉल्यूम एज इनकम ड्राइव फ्रॉम मशीन। और ये हमें मशीन से मिलता है, जो मैन मेड मशीन्स होती हैं, जो ये हमारा लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है एज इफ़। और अगर थ्योरीज की बात करें तो इसका मतलब होता है एज इफ रेंट। जो कॉसी रेंट होता है हमारा टोटल रेवेन्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू मतलब हमने जितना सब कुछ अर्न करा है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा मतलब लेबर्स, इन सब चीज़ों को, मतलब हम शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं। शॉर्ट पीरियड में तो सारे वेरिएबल फैक्टर्स होंगे, तो जो शॉर्ट पीरियड में हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को और टोटल रेवेन्यू को हटा देता है, तो हमारा कॉसी रेंट निकल जाता है। देन अब पढ़ते हैं कि जो रेंट के बीच की सिमिलैरिटी क्या क्या है। जो हमारा रेंट है और जो कॉसी रेंट है ये दोनों सरप्लस है। जो हमें सरप्लस मिलता है लैंड से उसे कहते हैं रेंट, और जो हमें सरप्लस मिलता है मैन मेड मशीन से उसे कहते हैं कॉसी रेंट। राइस और डिमांड के बढ़ने से लैंड ऑफ
रेंट ऑल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, जैसी डिमांड होगी वैसे ही इस पर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा कि हमारा कितनी ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है, कितनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है। देन सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स, जो सप्लाई है वो फिक्स्ड होती है लैंड की, और इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। देन डिफरेंस, अब डिफरेंस क्या है रेंट के बीच में और कॉसी रेंट के बीच में। रेंट अराइज द यूज़ ऑफ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो हमें रेंट मिलता है वो हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर से मिलता है, जो कि जैसे कि लैंड, बट जो कॉसी रेंट होता है वो मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिलता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। देन रेंट अराइज बोथ इन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, जो रेंट होता है हमें लॉन्ग रन शॉर्ट रन में मिलता है, बट जो कॉसी रेंट होता है हमें सिर्फ शॉर्ट रन में मिलता है। रेंट इज़ परमानेंट, जो रेंट होता है वो थोड़ा परमानेंट होता है, बट जो कॉसी रेंट होता है वो थोड़ा टेम्प्रेरी होता है। देन रेंट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट, जो रेंट होता है टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है, जो बल्कि कॉसी रेंट होता है वो सिर्फ टोटल रिवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट होता है, इसमें सारी कॉस्ट आ जाती है बट इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आती है क्योंकि शॉर्टर पीरियड में होता है। रेंट एज एन अर्न इनकम, जो रेंट होता है वो अर्न एंड इनकम हो जाती है, बट जो कॉसी रेंट होता है वो सारे पेमेंट्स होते हैं ऑल फैक्टर्स, जो शॉर्ट रन में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने दिया है उन सब का। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 विच इज रेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इंटरेस्ट। अंटिल टेक केयर।